नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि देते हुए कहा कि नित्यानंद स्वामी का संपूर्ण जीवन जनसेवा और समाज हित के कार्यों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के शुरुआती दिनों में स्वामी जी ने जिस समर्पण, धैर्य और दूरदृष्टि के साथ काम किया, उसने उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत आधार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी जी ने नए राज्य की नींव को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका ये योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि नित्यानंद स्वामी की प्रेरणा आज भी सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। उनके विचार और कार्य पद्धति उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों पर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल समिति के अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला के नेतृत्व में दर्जनों सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम योगेश मेहरा को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। समिति का कहना है कि कमांडर और टैक्सी कैरिज से वाहन नटराज चौक स्थित ट्रक यूनियन के पास वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही नटराज चौक, चंद्रभागा पुल, यात्रा बस अड्डा और रोडवेज बस स्टैंड के पास अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। इससे वर्षों से परिवहन सेवा दे रहे बस मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। समिति ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक छोटे वाहनों को निजी गैराज से चलाना चाहिए और बस स्टैंड से 2 किलोमीटर के भीतर खड़ा करने या सवारी बैठाने पर प्रतिबंध है, लेकिन आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। कार्रवाई न होने पर समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी संस्थाओं को मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जो ये नटराज चौक है, जहाँ पे से कि पहाड़ को भी और देहरादून की और उत्तराखंड सरकार की हो, चाहे निजी परिवहन संस्थाओं की बसें हों जो स्टेज कैरिज में संचालित होती है, वो दूरस्थ स्थानों को जाती है। वहाँ पे संज्ञान में आया है कि अभी निगम द्वारा मौका मुआयना किया गया है कमांडर के संचालन के लिए, जबकि माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि बस अड्डे के 2 किलोमीटर किसी भी दिशा की ओर और जहाँ पे लोकल का स्टॉपेज होता है, जहाँ पे सवारियाँ उतरती चढ़ती हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर की किसी भी परिधि में कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का कमांडर, जीप, सुमो, टैक्सी, मैक्सी का स्टैंड नहीं हो सकता है। अगर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो उससे जो हम 1953 से जो संस्थाएं, जिस समय पे यहाँ पे चलना भी संभव नहीं था और रोडें भी नहीं होती थी, किस तरह से हमारे लोगों ने इन पहाड़ों पे अपनी जेब से वहन करके, उस समय पे बैंकों द्वारा ऋण की भी व्यवस्था नहीं होती थी, अपने संसाधनों से यहाँ पे वाहनों का संचालन करा। आज इस स्थिति में है कि ये जो डगामार टाइप की व्यवस्थाएं हैं, ये नियम के विपरीत मान्य हो चले हैं, लेकिन नियमों की भी अवहेलना कर रहे हैं और जो प्राधिकरण के नियम है उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। के द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसका कारण यह था कि आपने देखा होगा कि गौरा देवी चौक के पास पे जीप कमांडर एसोसिएशन का ऑफिस है, परंतु इनके द्वारा एक अभी नगर निगम को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इनकी तरफ मांग की गई कि इस ऑफिस को जो है ट्रक यूनियन के समीप पर खोल दिया जाए। परंतु हमारा ये कहना है, जब उनका वर्तमान में ऑफिस, जहाँ उनका अपना गैराज है और ये गैराज से गैराज ही चल सकते हैं, जब इनका ये ऑफिस है तो इनको ये मांग क्यों करी जा रही है जो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि हमारी बसों का संचालन बस स्टैंड से होता है और केवल नटराज चौक पे हमारी बसें सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए चलता। तो देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर है, जहां उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग की शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से बड़ी पहल कर रही है। दरअसल वन विभाग ने शिक्षा विभाग से औपचारिक अनुरोध किया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसे अध्याय शामिल किए जाएं जिनसे बच्चों को वन्यजीवों के व्यवहार, उनके बचाव के तरीकों और जंगलों में सुरक्षा के उपायों की सही जानकारी मिल सके। विभाग का मानना है कि यदि बच्चे जागरूक होंगे तो वो अपने परिवार और आस पड़ोस को भी सतर्क कर पाएंगे। वन विभाग ने जन जागरूकता कार्यक्रम भी तेज कर दिया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग वन्य जीवों के संपर्क में आने पर सही व्यवहार कर सके उनके साथ। और जिन जगहों पर वन्य जीवों की गतिविधि अधिक रहती है, वहां स्कूलों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं। विभाग का उद्देश्य है कि संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम किया जाए और मानव और वन्य जीव दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए।
उसको हमने एक बना के उनको अभी 1-2 दिन में हमने एक प्रस्ताव दे रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि अगर संभव हो तो आपका स्कूली बच्चों को ये चीज़ें एक कुरिकुलम में रूप में रख ले, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये लिटरेचर स्कूल में पहुंच जाए ताकि बच्चे उसको पढ़ लें। जो उनका समय होता है स्कूल में, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा उसको पढ़ने के लिए। अगर बार बार उसको अगर आपने देखते रहें तो एक प्रकार का उनको याद भी रह जाएगा। और हमने भी कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने कहा, अपना पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को जो घर में है उनको बताएं, पड़ोस में बताएं, ताकि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, ताकि लोगों को सुरक्षा के लिए हमने जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं ये सबसे बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाएगा उसको। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर विकास नगर से है, जहां बाजार में अवैध और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात प्रणाली पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। मुख्य बाजार से गुजरने वाले मार्ग जौनसार, बाबर क्षेत्र, कालसी, चक्राता और त्यूड़ी को जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है, जो नेशनल हाईवे यानी NH 507 से सीधा जुड़ा है, जहां दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। लेकिन बाजार में यूटिलिटी बसों, टैक्सियों और निजी कारों के मनमाने ढंग से खड़े होने से आम जो समस्या है वो भारी बन चुकी है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पूरा बाजार अवैध पार्किंग जोन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी मुद्दे पर नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल ने कहा कि जल्द ही रिक्शा जैसे गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा और पुलिस प्रशासन की तैनाती बढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये बताया कि एसएसपी देहरादून से एक ट्रैफिक का सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की मांग की गई है, ताकि सख्त ट्रैफिक नियंत्रण और नियमित चालानी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। तो विकास नगर में अवैध पार्किंग से जो जाम का जाम है वो साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे वाहन हैं जिनका उन बाजारों में जाना वैध है, लेकिन वहां पर इन वाहनों के पहुंचने की वजह से लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो रही है और यहां तक कि लोगों को पैदल वहां से निकलना उनके लिए बड़ा चुनौती हो गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से विकास नगर की ये खबर है और वहां पर अवैध पार्किंग का जो जाम का जाम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ ये पूरी खबर है? विस्तार से बताइए और इसको लेकर क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है? जी शिवम जी, बताना चाहेंगे कि जैसे विकास नगर का बाजार है, मेन नेशनल हाईवे 507 पर पड़ता है ये। तो जो है इस पर लोगों के द्वारा सड़कों पर ही जो पहाड़ से आने वाले वाहन है, यूटिलिटी वाहन है, पिकअप वाहन है, तो सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं व्यापारियों का भी कहना है कि इससे काफी परेशानियां उन लोगों को भी होती हैं। जी नहीं तो फिर पालिका अध्यक्ष से या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इन सबकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, ये सारी चीजों पर तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर वहां पर छोटे वाहनों की वजह से लोगों का यातायात इस कदर प्रभावित हो रहा है कि जो रास्ते पर आसानी से निकला जा सकता है, उस रास्ते पर लोग घंटों भर जाम में क्यों फंसे? इसकी जवाबदेही किसी ना किसी की तो तय करनी पड़ेगी, वरना ये व्यवस्था अव्यवस्था में यूं ही बदलती रहेगी। जी शिवम जी, आपको बता दें कि हमारे द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल जी से भी वार्ता की गई, तो उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा एसएसपी महोदय देहरादून से पुलिस बल की मांग की गई है, ट्रैफिक पुलिस की मांग की गई है, जो कि इस काम को हटाएं। उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ हमारे जिम्मेदारी नहीं, में पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन जो अवैध पार्किंग होती है उसको हटाया जाए। अनिल, चूंकि अब हम विजुअल्स भी हमारे सामने चल रहा है और हम देख रहे हैं कि वो एक रास्ता है, मतलब ज्यादा चौड़ा तो नहीं है लेकिन ज्यादा सकरा भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर गाड़ियां पार्क की गई हैं, मतलब बगल में चाय की दुकानें हैं, ई रिक्शा दिखाई दे रही हैं, बस दिखाई दे रहा है, ट्रक दिखाई दे रहा है, छोटे बड़े वाहन दिखाई दे रहे हैं और उसी बीच से लोगों को आना जाना पड़ रहा है, लोगों का आना जाना भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका तो मतलब ये कि ना कोई लाग लपेट है, ना ही किसी प्रकार का किसी को बंदिश है, ना कोई चालानी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी वजह से तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो तो पूरे मलबे में तब्दील हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मंडी बाजार में आकर खड़े हो। जी आपको बता दें कि ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जो विजुअल चल रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है, दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि बीच में डिवाइडर है, तो दोनों तरफ रास्ते हैं, तो लोगों के द्वारा दोनों ओर जैसे कि पिकअप वाहन है वो खड़े कर दिया जाते हैं और ई रिक्शा आदि चलते हैं, जिससे कि लोगों को जैसे 2 पहिया वाहन है उन्हें निकलने में लगभग 1 किलोमीटर में 2-2 घंटे का समय लग जाता है।
तो फिर तो ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। फिर अगर व्यापार लोगों का प्रभावित होगा, लोगों के दुकानों के सामने जो बाकायदा टैक्स देते हैं, जो रोड टैक्स देते हैं, जो सरकार को समय समय पर भुगतान कर रहे हैं, उनके दुकान के सामने अगर इस तरीके का जाम लगेगा तो उनका तो पूरा व्यापार प्रभावित होगा, लोगों की जनजीविका प्रभावित होगी, यहां तक कि लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। तो अगर एक चीज से 20 चीज प्रभावित हो रही है तो उस एक चीज को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, और उसको ठीक करने में इतना समय क्यों लग रहा है कि इसको खबर के तौर पे दिखाना पड़ रहा है? इसमें सर पुलिस की भी बताया गया कि पुलिस की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि वो चालान की कार्रवाई करें। बाजार से इस तरह की जो अवैध पार्किंग की जाती है मेन रोड पर ही, बीच रोड पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, उन पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस बल की कमी होने के कारण पुलिस भी वहां पर मौके पे बहुत कम मौजूद रहती है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूटिलिटी बसों से यातायात का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और ये किसी एक जगह की कहानी नहीं है, लगातार ये उत्तराखंड में आमतौर पर समस्या बनी रहती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए श्रम विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाजार क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान को चलाया, जिसमें व्यापारियों से अपील किया गया कि वो अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का काम न दे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम कानून के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरणों में जागरूकता, दूसरे चरणों में दुकानों पर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान का लेबल लगाना बेहद अनिवार्य होगा, जबकि तीसरे चरण में नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का यह लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक पूरे ऋषिकेश क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जाए। व्यापारियों ने भी इस पहल में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डीटीएफ के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे आईसीडीएस से हैं, डीपीओ साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और श्रम विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो उसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयां रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 यहाँ श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक भी। तो ऋषिकेश यानी उत्तराखंड में देवनगरी में जाम के झाम के बाद आवारा पशुओं का जो आतंक देखने को मिला है, ये खबर एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल नगर निगम और पशु कल्याण बोर्ड के तमाम दावों के बावजूद शहर की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया नहीं जा पा रहा है। नतीजा यह है कि आए दिन सड़क हादसे लगातार सामने आते रहते हैं। ताजा घटना देहरादून रोड स्थित कोतवाली के सामने हुई, जहां 2 सांडों की आपसी लड़ाई की चपेट में बाइक और स्कूटी सवार आ गए और सड़क पर गिर पड़े। सांडों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि वो एक दुकान के अंदर तक घुस गए। गनीमत यह रही कि किसी भी जान माल का किसी को नुकसान नहीं हुआ। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि हम आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लोग नगर निगम की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठा रहे हैं। आवारा पशुओं को तुरंत पकड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। लोगों का यह कहना है कि अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे पशु लगातार खतरा बने हुए हैं। मेयर शंभू पासवान से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने शहर से बाहर होने की बात स्वीकार की। तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव का उद्घाटन 13 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया पौड़ी में करेंगे। गढ़वाल से सांसद अनिल बनूली और जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया कि इस महोत्सव में 13,000 से ज्यादा युवाओं ने भागीदारी के लिए आवेदन किया है। महोत्सव में फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, कबड्डी, एथलेटिक्स और पिट्ठू जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सांसद ने कहा कि यह महोत्सव प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा और इसके साथ ही उन्हें सभी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कुल मिलाकर यह खेल महोत्सव युवाओं को प्रोत्साहन करने और खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 13 तारीख से 25 दिसंबर तक गढ़वाल लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और पूरे गढ़वाल से बड़ी संख्या में लगभग 13,000 से अधिक
युवाओं ने भागीदारी के लिए आवेदन किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा खेल महोत्सव हो रहा है गढ़वाल लोकसभा का, ये अभूतपूर्व होगा और बड़ी ये प्रसन्नता की बात है। और गढ़वाल लोकसभा के लिए हम लोगों के गौरव की बात भी है कि देश के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडवीय 13 तारीख को पौड़ी इनका उद्घाटन करने आने वाले हैं। पूरे गढ़वाल लोकसभा में, पौड़ी में, श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, मुनि की रेती में, रामनगर में सभी जगह खेलों का आयोजन किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भाग तो लेंगे ही, साथ ही इसमें से जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो देश और विदेश में भी हमारा नाम रोशन कर सकती है। 13 तारीख से तो वहीं विकासनगर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और दिसंबर की शुरुआत के साथ ठंड बढ़ गई है। नगर पालिका विकासनगर ने शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। नगर पालिका के अध्यक्ष धीरज चौमिनोचाल ने बताया कि वेंदास चौक, पहाड़ी गली चौक और रसूलपुर सहित अन्य जगहों पर अलाव लगा दिए गए हैं। उन्होंने रैन बसेरों के बारे में जानकारी दी और कहा कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जल्द ही रैन बसेरे चालू किए जाएंगे, जिसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका के उद्देश्य सर्दी में लोगों को राहत प्रदान करना है और जनता से अपील की गई है कि वो सुरक्षित रहें और सावधानी अवश्य बरतें। देखिए, सर्दी वास्तव में बहुत ज़्यादा है और हमने नगर पालिका में अलाव की व्यवस्था कर दी है। हमारा वेदांत स्वीट शॉप, देहरादून बस अड्डा, विकासनगर चौकी बाजार और यात्रिक होटल, एनके स्वीट शॉप और रसूलपुर, 6 जगह हम लोग अभी अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और कहीं से भी अगर हमको डिमांड आएगी तो हम वहाँ भी व्यवस्था करेंगे। रैन बसेरा, देखिए, रैन बसेरा के बारे में अभी एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, तो उसकी एक डीपीआर भी बनी है, शासन को भेजी है। अब उसमें देखते हैं क्या होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय पर दिए अपने विवादित बयान पर अब उन्होंने सफाई पेश की है। दरअसल रावत ने कहा कि उनका बयान सोच समझकर नहीं था और गलती से कुछ शब्द उनके मुंह से निकल गए। उसके लिए उन्होंने तुरंत माफी भी मांगी। उन्होंने ये बताया कि गुरुद्वारे जाकर सिख समुदाय से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी गई है। रावत ने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन किसी ने उनसे माफी मांगने का दबाव नहीं डाला। अब इस विषय पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने अपने बयान पर हुई चर्चा को समाप्त करने की इच्छा जताई। कुल मिलाकर रावत ने विवादित बयान को लेकर स्पष्ट सफाई दी और माफी भी मांगी। हो गई ना कि वो जबरदस्ती, मैं कुछ पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं सारे गुरुद्वारा सुन लो, देख सारे गुरुद्वारों ने अब वो उनसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तेग बहादुर को क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। देखिए, मैं उस बात को भी ये ले रहा हूँ कि उनसे त्रुटि बस गलत निकल गया। देखिए, कई बार भी प्रधानमंत्री, अभी मैं सुनाऊं उनको वीडियो, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में तेग बहादुर को क्या कह दिया, हो गई ना कि वो जबरदस्ती। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और भाजपा के संयुक्त प्रयास यानी साझा प्रयास लगातार जारी हैं और हर की पैड़ी पर जिलाध्यक्ष और भाजपा नेताओं ने सुभाष घाट समेत अन्य गंगा घाटों की सफाई का अभियान चलाया और अभियान में महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कूड़ा इकट्ठा कर कूड़ेदान में डाला गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील पर जिले के सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन भी सफाई अभियान में सक्रिय हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दिया। उन्होंने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से गंगा घाटों पर कचरा न छोड़ने की अपील की। यह अभियान हरिद्वार को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लगातार जारी है।
तो ऋषिकेश के मुनिकेरेती थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई, जिसमें 3 लुटेरों ने एक युवक से 5300 रुपए नगद और पासबुक छीन लिया। लूट की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। जल्दी सुरेश निवासी नेपाली बस्ती चंद्रशेखर नगर, मार्कंडेय जायसवाल निवासी मायाकुंड और रोहित साहनी निवासी चंद्रशेखर नगर चंद्रेश्वर नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 4200 रुपए नगद और बैंक की पासबुक बरामद की। मार्कंडेय जायसवाल के खिलाफ ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में 19 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जबकि रोहित और सुरेश के आपराधिक इतिहास की जांच लगातार की जा रही है। पुलिस ने बताया कि रोहित साहनी नशा तस्कर रेखा साहनी का बेटा है। पूछताछ के बाद सभी लुटेरों को कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया। पासबुक बरामद कर लिए गए और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, उसमें से एक जो है वो एक का जो है आपराधिक इतिहास बड़ा है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, हालांकि तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।